दोस्तों नमस्कार। आजकल हम बात कर रहे हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक क्राइम थ्रिलर सीरीज के बारे में जिसका नाम है 1992। लास्ट एपिसोड में हमने देखा जब एम्पारो उस एक्सपो वाली जगह पर रात में घूम रही होती है, तभी उसे किलर दिखता है। किलर उसको दौड़ाने लगता है और अपनी जान बचाने के लिए एम्पारो नदी में कूद जाती है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम रिची को देखते हैं जो ट्रेन में बैठा होता है और वो भी सीरिया जा रहा होता है, क्योंकि पिछली रात से ही वो एम्पायरो को कॉल करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। हम देखते हैं जब वो ट्रेन में बैठा होता है तो एम्पायरो को वॉइस मेल डालता है और उसको बोलता है कि तुम्हारा फोन बंद होने की वजह से मैं परेशान हूँ, जैसे तुम्हें वॉइस मेल मिले मुझे कॉल करो। जब वो सीरिया पहुँचता है तो रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सी वालों को एम्पायरो का फोटो दिखाता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम में से किसी ने इसको देखा है, तो सब के सब मना कर देते हैं। तो रिची एक टैक्सी हायर करता है और टैक्सी में बैठकर शहर के चारों तरफ घूमकर देखता है। वो ट्राई करता है कि अगर कहीं एम्पारो सड़क के किनारे दिख जाए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 2 लड़के और एक लड़की रास्ते में ड्रिंक करते हुए जा रहे थे। तभी लड़की नदी किनारे हल्का होने जाती है और उसकी नजर एम्पारो पर पड़ती है। एम्पारो उसी नदी के किनारे बेहोश पड़ी होती है जिसमें उसने जंप लगाई थी। वो लड़के पुलिस को कॉल करते हैं और थोड़ी देर में पुलिस और मेडिकल टीम आ जाती है और अब हम देखते हैं एम्पायरो को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद जब एम्पायरो को होश आता है तो तुरंत ही अपने बेड से उठती है और जाने लगती है। हालांकि नर्स उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एम्पायरो उसकी बात नहीं मानती और आगे बढ़ती है। अब एम्पायरो एक मोबाइल के शॉप पर जाती है क्योंकि उसका मोबाइल भीगकर खराब हो गया था और वहीं वो लड़के उसके पर्स से उसका कैश और क्रेडिट कार्ड भी चुरा ले गए थे। ना तो एम्पायरो के पास पैसे ही थे और ना ही क्रेडिट कार्ड, और दुकान वाला उसके कपड़ों की हालत देखकर उसको फोन देने से मना कर देता है। तो एम्पायरो बोलती है तुम एक बार चेक तो करो, जिस ग्रुप का तुम्हारा स्टोर है उनके पास मेरा अकाउंट है, एक बार मुझे फोन मिलेगा और सिम डाल के जैसे ही एक्टिवेट होगा मैं तुम्हारे पैसे पेमेंट कर दूंगी। लेकिन वो दुकानदार एम्पायरो को वहाँ से भगा देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम रिची को देखते हैं। जब रिची को एम्पायरो नहीं मिलती तो पुलिस स्टेशन जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आपको इस औरत के बारे में कुछ पता है, जैसे कोई एक्सीडेंटल केस दर्ज हो। वहाँ के पुलिस वाले उसको कुछ भी बताने से मना कर देते हैं और बोलते हैं अगर तुम्हें इसके बारे में जानकारी चाहिए तो पहले इसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करो। और इधर हम एम्पायरो को देखते हैं, वो दूसरे मोबाइल की दुकान पर जाती है और वहाँ के दुकानदार से बोलती है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन जो मेरा पुराना मोबाइल है वो अच्छे ब्रांड का है, तुम्हें उसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। वो दुकानदार एम्पायरो से उसका मोबाइल और उसकी घड़ी ले लेता है और उसके बदले उसे नया फोन देता है। और जैसे एम्पायरो मोबाइल में अपना सिम डालती है तो देखती है कई सारे मैसेज और मिस कॉल का नोटिफिकेशन उसे आता है। तभी उसके पास फर्नांडो विक्टोरिया का कॉल आता है और उससे बोलता है तुम मेरे ऑफिस आई थी लेकिन मैं तुमसे मिल नहीं पाया, लेकिन अब हमें एक बार मिलना चाहिए। अब एम्पायरो विक्टोरिया से एक रेस्टोरेंट में मिलती है तो विक्टोरिया बोलता है सच बोलूं तो मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ। जब मैंने वार्कार्सल और डोमिंगो के बारे में सुना तो मुझे लगा ये इत्तेफाक की बात होगी, लेकिन जब मुझे कल जैमरानो की मौत के बारे में पता चला तब से मैं डरा हुआ हूँ, क्योंकि जैमरानो को भी उसी तरह जला के मारा गया है जैसे बाकियों को मारा गया। उसकी बात सुनकर एम्पायरो सरप्राइज हो जाती है। वो उसको बोलती है कि मैं जैमरानो से अभी कल ही तो ओल्ड एज होम में मिलकर आई। तो विक्टोरिया बोलता है उसे कल ही किलर ने जलाकर मार दिया और मारने के बाद उसके हाथ में भी एक टॉय छोड़ा था उसने, लेकिन उसके मरने की खबर किसी भी न्यूज में नहीं है क्योंकि होम मिनिस्टर नहीं चाहता कि उसके मरने की न्यूज बाहर आए। तो एम्पायरो पूछती है क्या इसके पीछे कोई राज है क्या? तो बोलता है वो छोड़ो, ये देखो मेरे पर्सनल ईमेल पर एक धमकी भरा ईमेल आया है। जब एम्पायरो उसको पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है मुझे 3 मिलियन यूरो चाहिए, अगर तुमने नहीं दिया तो आग सच्चाई पर से पर्दा उठा देगी। तो एम्पायरो पूछती है ये किस सच्चाई की बात कर रहा है? तो विक्टोरिया उसको बताता है कि इसकी शुरुआत 1992 से हुई थी और उस समय स्पेन में जश्न का माहौल था क्योंकि स्पेन ने दुनिया पर फतह जो हासिल की थी। और वहीं एक्सपो के उद्घाटन से पहले हमने विक्टोरिया जहाज का एक रिप्लिका बनाया था और जिस दिन उस जहाज की लॉन्चिंग थी, लॉन्चिंग के दिन ही वो जहाज डूब गया। ऐसे तो हमें बताया गया कि उसके पतवार की गहराई कम थी, लेकिन मामला कुछ और ही था। और वो बताता है डोमिंगो पहले से ही एक बड़ा बिल्डर था और वहाँ के बिल्डिंग बनाने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट डोमिंगो को मिला था और जैमरानो म्युनिसिपल कमिश्नर था और वार्कार्सल मेरा बॉस हुआ करता था और मैं था एक यंग लड़का जो अपने बॉस की हर ऑर्डर को पूरा किया करता था। और
पलासियो मार्केटिंग हेड था और बाद में हमें पता चला कि वाल्कार्सेल को एक धमकी भरा लेटर मिला था, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया और कुछ दिन बाद हमें एक और लेटर मिला जिसमें दोबारा पैसे की डिमांड की गई थी और अमाउंट इतना ज्यादा था कि हम अरेंज नहीं कर पाते। तो हम लोग होम मिनिस्टर से मिले। हमें लगा कि सरकार हो सकता है हमारी सहायता करे, लेकिन होम मिनिस्टर ने हमारी सहायता करने से मना कर दिया और अगले दिन एक्सपो के एक टावर में आग लग गई। आग लगने का कारण तो किसी को नहीं पता था और फिर हमें एक और लेटर मिला, लेकिन इस बार रकम बढ़ा दी गई थी। हम दोबारा होम मिनिस्टर से मिले तो इस बार सरकार हमारी मदद के लिए तैयार हो गई, लेकिन वो लोग ये रकम गंवाना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने एक सेटअप बनाया और ब्लैकमेलर ने जहां पैसे रखने को बोला था उसके चारों तरफ एजेंसी के लोग फैले हुए थे, लेकिन तभी वहां एस्टर का जुलूस आ जाता है और इस वजह से वहां पर भीड़ भाड़ होती है। लेकिन उन लोगों की नजर अभी भी उस कूड़ेदान पर थी जिसमें पैसे रखे हुए थे। तभी एक आदमी आता है और उस कूड़ेदान से एक पॉलीथिन निकालता है। उन्हें लगता है कि हमें ब्लैकमेलर मिल गया, वो उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन इन सब चक्करों में वहाँ भगदड़ मच जाती है। जब वो लोग उस आदमी के हाथ में लिए पॉलीथिन को खोलते हैं तो देखते हैं उसमें तो सिर्फ कचरा होता है। अब वो लोग कचरे के डब्बे के पास जाते हैं और अपना ब्रीफकेस खोलते हैं तो देखते हैं ब्रीफकेस से सारे पैसे गायब हो चुके थे। वो बताता है कि ताज्जुब की बात ये थी कि हमारी नजर डिब्बे से कभी हटे ही नहीं और कचरे वाले डिब्बे के पास वो सिर्फ भिखारी आया था, तो फिर वो पैसे कैसे गायब हो गए। हमने इतने सारे पैसे गंवा दिए थे तो किसी के सर पर तो बिजली गिरनी ही थी और जूनियर होने की वजह से सारे इल्जाम मुझे अपने सर पर लेने पड़े। वही एम्पायरो विक्टोरिया से बोलती है कि जब मैं तुम्हारे ऑफिस गई थी तो तुम्हारे ऑफिस में एक सफाई कर्मी है जिस औरत का नाम है रोजी। उसने मुझे बोला था कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मुझे लगता है उसे जरूर इस केस के बारे में कुछ तो पता है। तो विक्टोरिया बोलता है ऐसे तो मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मैं उसके बारे में पता लगाऊंगा। और तभी एम्पायरो के पास रिची का कॉल आता है और रिची से बात करने के लिए बाहर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम किलर को देखते हैं जो अपने कमरे में आता है और जैमरानो के फोटो पर क्रॉस मारता है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि उस फोटोग्राफ में सिर्फ 4 लोग थे, उनमें विक्टोरिया नहीं था। और हम देखते हैं किलर एक बम को उसी टॉय के अंदर सिलता है और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं रिची अब एम्पायरो से मिलता है और एम्पायरो को बोलता है कि ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो एम्पायरो बताती है कि मैंने किलर को देखा और उसकी आंखें बहुत ही डरावनी थी। और वही एम्पायरो रिची को उस औरत के बारे में बताती है जिसका उस दिन वो पीछा कर रही थी। और तभी कमिश्नर का कॉल रिची के पास आता है तो रिची उसको बताता है कि वह एम्पायरो से मिला और एम्पायरो अभी ठीक है। अब रिची एम्पायरो को बताता है कि कमिश्नर भी यहीं आ रहा है और वो हमारे साथ है। अब हम सब मिलकर उस किलर को ढूंढेंगे। अब मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और वही हम किलर को देखते हैं जो कि एक टब में कुछ लिक्विड डालकर उसके अंदर लेटा हुआ था और हम ये भी नोटिस करते हैं उसका पूरा शरीर जला हुआ था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एम्पायरो, रिची और कमिश्नर विक्टोरिया से मिलने उसके ऑफिस जाते हैं। जब विक्टोरिया रिची और कमिश्नर के बारे में पूछता है कि ये लोग कौन है तो एम्पायरो उनका परिचय कराती है। तो विक्टोरिया बोलता है जो भी मैंने आपको बताया था वो कॉन्फिडेंशियल था, अगर पुलिस को इन्वॉल्व करना होता तो मैं ही कर देता। तो कमिश्नर बोलता है कि अगर तुम चाहते हो हम यहाँ से चले जाएं तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद हम तुम्हारी लाश से मिलने आएंगे। अब विक्टोरिया उनसे नॉर्मल बातें करता है तो कमिश्नर पूछता है कि क्या कभी तुम उस ब्लैकमेलर से मिले हो, यानी कि कभी तुमने उसको देखा हो। तो विक्टोरिया बताता है ब्लैकमेलर हमेशा हमें लेटर ही लिखता था, वो हमसे कभी नहीं मिला। तो कमिश्नर बोलता है क्या मैं वो लेटर देख सकता हूँ। तो विक्टोरिया उन लोगों को लेकर एक स्टोरेज जैसी जगह पर जाता है और उनको बोलता है कि पिछले 10 सालों से यहाँ कोई नहीं आया। यहाँ पर एक्सपो से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट रखे हैं जैसे पेपर, रिपोर्ट्स। और वही विक्टोरिया कमिश्नर को उस ब्लैकमेलर के लेटर दिखाता है और बताता है ये तो सिर्फ फोटो कॉपी है, ओरिजिनल तो अभी भी पुलिस के पास है। अब विक्टोरिया वहाँ से चला जाता है और बाकी लोग वहाँ के डॉक्यूमेंट की चेकिंग करते हैं। और वही दूसरी तरफ हम किलर को देखते हैं, वो अब रेडी हो रहा था और तभी एम्पायरो को एक फाइल मिलती है। तो रिची से पूछती है कि वो जहाज कब डूबा था, उसका एग्जैक्ट डेट बताओ। तो रिची बताता है 7 फरवरी 1992। तो एम्पायरो बताती है कि यहाँ लिखा हुआ है उस दिन यहाँ गार्ड की संख्या बहुत कम थी। नॉर्मल दिनों में गार्ड की संख्या 40 से 50 होती है, लेकिन उस दिन सिर्फ 15 गार्ड थे। तो रिची बोलता है अच्छा एक काम करो 18 फरवरी चेक
करो क्योंकि 18 फरवरी को भी वहाँ एक घटना हुई थी, वहाँ आग लग गई थी। तो अम्पारो चेक करती है और बताती है 18 फरवरी को सिर्फ 12 गार्ड थे। तो कमिश्नर बोलता है इसका मतलब ब्लैकमेलर को पता था कि उस दिन गार्ड की संख्या। तो रिची बोलता है हो सकता है सिक्योरिटी हेड ही ब्लैकमेलर हो। तो कमिश्नर रिची से बोलता है जैसा विक्टोरिया ने बताया उन सब की निगाहें उस बैग पर थी जिसमें वो पैसा रखा था, तो सिक्योरिटी हेड वो पैसा वहाँ से कैसे निकालता। तो रिची बोलता है अगर सिक्योरिटी हेड ने उस बैग में पैसे डाले ही ना हो तो क्या करोगे। और वही दूसरी तरफ हम किलर को देखते हैं जो विक्टोरिया के ऑफिस जाता है और उसके हाथ में एक बैग होता है और वही रोजी उस किलर को देख लेती है, उसका पीछा करती है। तो देखती है किलर विक्टोरिया के केबिन में जाता है। अब रोजी विक्टोरिया के केबिन में जाती है तो देखती है उसके चेयर पर एक टॉय रखा होता है और उसके अंदर वो बम फिट होता है। इसके पहले रोजी समझ पाती वो बम ब्लास्ट हो जाता है, रोजी दूर जाकर गिरती है और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं धमाके के बाद उसकी आवाजें कमिश्नर, रिची और एम्पारो को सुनाई देती है। अब वो तीनों भागते हुए विक्टोरिया के ऑफिस की तरफ जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं सब तरफ भगदड़ मची होती है। जब वे विक्टोरिया के ऑफिस के अंदर जाते हैं तो देखते हैं सब तरफ धुआं धुआं होता है और वहीं उन्हें रोजी दिखती है जो पूरी तरह से जल चुकी थी। जब रिची आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ विक्टोरिया दिखता है जिसकी हालत भी बहुत ही बुरी होती है और वो देखता है किलर ने उसके हाथ में भी वही टॉय रखा था। अब उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब एम्पारो रिची से बोलती है वो औरत बेचारी बुरी तरह जल गई है। तो रिची बोलता है वो बेचारी औरत तो नहीं है, मुझे लगता है वही किलर हो सकती है। तो एम्पारो बोलती है नहीं वो किलर नहीं हो सकती, वो मुझे कुछ मैसेज देना चाहती थी लेकिन मैं समझ नहीं पाई। अब वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर जाकर स्मोक करते हैं और तभी वहाँ कमिश्नर आ जाता है। तो रिची बोलता है अगला टारगेट अब वो मिनिस्टर है। तो कमिश्नर बोलता है कि अभी मिनिस्टर तो जापान के दौरे पर है और मुझे नहीं लगता कि खूनी उनके पीछे जापान जाएगा। और ये भी बताता है कि विक्टोरिया को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अब वो तीनों विक्टोरिया से मिलने जाते हैं। तो कमिश्नर विक्टोरिया से पूछता है क्या तुमने किलर को देखा। तो विक्टोरिया बोलता है बिल्कुल नहीं, उस टाइम मैं तो बाथरूम में था, मुझे धमाके की आवाज आई और फिर उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अब रिची विक्टोरिया से पूछता है कि क्या तुम मुझे एक्सपो के उस सिक्योरिटी हेड के बारे में कुछ बता सकते हो। तो विक्टोरिया बोलता है हाँ वो बहुत ही अच्छा इंसान था, ऐसे भी मैं उसके बारे में जो भी जानता था वो पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ। तो कमिश्नर बोलता है मुझे लगता है कि सिक्योरिटी हेड ही इस काम में शामिल था क्योंकि सिक्योरिटी हेड ने ही वो पैसों से भरा बैग उस कचरे के डब्बे में रखा था और हमारा मानना है कि उस बैग में पैसे थे ही नहीं, उसने पैसे पहले ही निकाल लिए थे। और वही एम्पारो बोलती है कि हादसे वाले दिन उसने कम सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूटी पे लगाया था बाकी नॉर्मल दिनों की तुलना में। तो विक्टोरिया बोलता है मुझे याद आया वो किसी अमेरिकन लड़की के चक्कर में पड़ गया था और जिसकी वजह से मियामी शिफ्ट हो गया था। अब विक्टोरिया बोलता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे डर है कहीं कातिल दोबारा ना आ जाए। तो रिची बोलता है जब आप हमें बेहोश मिले तो आपके हाथों में भी वो टॉय था, मुझे लगता है किलर सोच रहा है कि आप मारे जा चुके हो तो इसलिए आपको अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। अब वो लोग विक्टोरिया को रात में हॉस्पिटल से चुपचाप निकाल कर ले जाते हैं और विक्टोरिया को उसके घर में शिफ्ट कर देते हैं। तो रिची विक्टोरिया से बोलता है कि कोशिश करना पर्दों से दूर रहना और कुछ भी हो जाए घर से बाहर कभी मत जाना। तो विक्टोरिया बोलता है इसका मतलब तुम मुझे यहाँ छोड़कर जा रहे हो उस मिनिस्टर की रक्षा करने के लिए। तो रिची बोलता है ऐसा नहीं है। और तभी रिची को एक कॉल आता है तो उसे पता चलता है विक्टोरिया को जो ईमेल भेजा गया था उसका आईपी एड्रेस मियामी का है। अब वहाँ से जाने से पहले रिची विक्टोरिया को अपना कार्ड देता है और बोलता है आपको कभी भी और कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक मुझे कॉल करना। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फॉरेंसिक टीम विक्टोरिया के ऑफिस में एविडेंस कलेक्ट करते हैं। तभी वहाँ कमिश्नर आ जाता है। तो फॉरेंसिक की लीड उसको बोलती है कि जो भी बम यहाँ इस्तेमाल किया गया वो होममेड था और मुझे लगता है वो किसी टॉय के अंदर रखा गया था क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे टॉय के टुकड़े हैं लेकिन पिछले क्राइम सीन पर मिले पैरों के निशान या हम मैच नहीं करते। इसका मतलब हो सकता है किलर ने अपना भेष बदला हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिची और एम्पायरो अब मियामी के लिए निकलते हैं। रास्ते में जब वो फ्लाइट में होते हैं तो रिची को डर लगने लगता है और वो चाहता है कि वो बियर पिए लेकिन एम्पारो उसको मना करती है, बोलती है तुमने इतने दिनों से ड्रिंक छोड़ रखी है तो फिर आज क्यों। तो रिची बोलता है मुझे ये नहीं समझ आ
रहा है कि मैं उसको ढूंढूंगा कहाँ। तो अम्पारो बोलती है हम यहाँ अब काम की बातें नहीं करेंगे, अब हम कुछ पर्सनल बातें करते हैं। अच्छा ये बताओ तुम्हें काम के अलावा क्या पसंद है? तो बोलता है मुझे शराब पसंद है, इसके अलावा मेरे पास पर्सनल बात करने को कुछ है ही नहीं। तो अम्पारो बोलती है कि घटना वाले दिन से एक दिन पहले मेरी और अल्वारो की लड़ाई हो गई थी, तो मैं दूसरे दिन उससे बात करने के लिए उसके ऑफिस पहुंची, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंची वो ब्लास्ट हो गया। और अम्पारो बोलती है कि उसकी सबसे अच्छी आदत ये थी कि वो कभी शराब नहीं पीता था। तो रिची बोलता है ऐसा नहीं है, वो आपसे मिलने से पहले शराब पीता था, लेकिन जब से आप उसकी जिंदगी में आई तब से उसने शराब पीना छोड़ दिया। अब अम्पारो अपने हस्बैंड को याद करके रोने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कमिश्नर को देखते हैं जो फॉरेंसिक की हेड मारिया को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्राइम सीन पर जो नए कदमों के निशान मिले थे उसके रिपोर्ट का क्या हुआ? तो मारिया बोलती है उस पर मैं कल काम करूंगी, आज की मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। तो कमिश्नर जल्दी पता करने की रिक्वेस्ट करता है। अब अगले दिन मारिया कमिश्नर को कॉल करती है और उसको बताती है कि कई सारे टेस्ट करने के बाद आखिरकार वो मुझे मिल ही गया, ये एक प्रो फोकस है और उसका मॉडल नंबर है 68। तो कमिश्नर कहता है थैंक यू, अब चिल करो, बाकी मैं देख लूंगा। और इधर हम देखते हैं रिची और अम्पायरो अब मियामी पहुंच जाते हैं और उस होटल में जाते हैं जहां रिची ने अपना कमरा बुक किया था। लेकिन रिची पहले अकेला आने वाला था, इसलिए उसने सिंगल रूम बुक किया था। जब वो लोग होटल के मैनेजर से एक और रूम के बारे में बात करते हैं तो बोलता है मेरा होटल फुल हो चुका है और आपको पूरे मियामी में आज कोई भी होटल खुला नहीं मिलेगा, क्योंकि आज यहाँ बहुत ही भयंकर तूफान आने वाला है और इस वजह से सारे होटल अभी क्लोज हैं। अब रिची कमिश्नर को वॉइस मेल डालता है और उसको बोलता है कि हमें बेवकूफ बनाया गया, सोर्स आईपी मियामी का नहीं किसी और कंट्री का था और मैंने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में भी पता किया, लेकिन उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की और यहाँ भयंकर तूफान भी आ गया है। तो तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अब हम देखते हैं अम्पारो उस तूफान से डर रही होती है। तो रिची बोलता है यहाँ तूफान आना आम बात है, अब बियर पियो और चिल करो। अब दोनों खूब सारा ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं और थोड़ी देर बाद नशे में धुत होकर सो जाते हैं। अब अगली सुबह जब रिची की नींद खुलती है, अम्पारो बोलती है रात में मुझे एक आइडिया आया और उसके बाद तो मेरी नींद ही उड़ गई। हो सकता है वो सिक्योरिटी हेड शादी के बाद अपनी वाइफ का सरनेम यूज करता हो और यही वजह है कि इमिग्रेशन में उसका नाम नहीं है। तो रिची बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है, हमें चेक करना चाहिए। तो अम्पारो बोलती है वो सब मैंने पहले से चेक कर रखा है और मुझे उसका एड्रेस भी मिल गया है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें वहाँ पहुँचना है। और वही दूसरी तरफ मारिया कमिश्नर को कॉल करती है और उसको बताती है कि औरत जो अब तक कोमा में थी उसको होश आ गया है। और इधर हम देखते हैं अम्पारो और रिची उस एड्रेस पर पहुंचते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात लुइस की वाइफ से होती है। वो लोग पूछते हैं कि लुइस कहाँ है। वो औरत बताती है कि लुइस को मरे तो 5 साल हो गए। तो रिची पूछता है आखिर उसकी मौत कैसे हुई थी। तो बताती है 5 साल पहले की बात है, एक रात ये मगरमच्छ उसे नोच नोच कर खा गए। फिर औरत हंसती है और उनको बोलती है मैं मजाक कर रही थी, उसको कैंसर हो गया था। तो रिची पूछता है आखिर वो यहाँ पर करता क्या था। तो बोलती है वो स्पेन से बहुत सारी दौलत लेकर आया था और उसने यहाँ पर अपना जिम खोला, फिर बाद में उसके बहुत सारे ब्रांचेज भी खोले, लेकिन बाद में उसके इलाज में सारे पैसे खर्च हो गए और उसके सारे जिम सेंटर भी बंद हो गए। फिर औरत पूछती है तुम लोग कौन हो और मेरे पति के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो। वो बताते हैं हम जर्नलिस्ट हैं और 92 में हुए एक्सपो पर स्टोरी लिख रहे हैं। फिर रिची उसका डेथ सर्टिफिकेट लेकर कमिश्नर को भेजता है। अब कमिश्नर रिची को कॉल करता है और उससे बोलता है कि मेरे पास 2 न्यूज है, एक अच्छी न्यूज है और एक बुरी न्यूज है। अच्छी ये है कि रोजी को अब होश आ गया है और बुरी न्यूज मुझ पर इंक्वायरी बैठने वाली है, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं। अब कमिश्नर रोजी के पास जाता है और उससे पूछता है ब्लास्ट वाले दिन आपने वहाँ क्या देखा। तो रोजी बताती है मैंने वहाँ कुछ भी नहीं देखा। तो कमिश्नर पूछता है अच्छा ये बताओ कि तुम उसके ऑफिस में करने क्या गई थी। तो रोजी कुछ नहीं बोलती और फिर एकाएक बोलती है कि वो बम मैंने ही लगाया था। और फिर रोजी की तबीयत बिगड़ने लगती है तो हॉस्पिटल के स्टाफ कमिश्नर को बाहर जाने के लिए बोलते हैं। अब कमिश्नर रिची को कॉल करता है और रिची को बताता है कि वो औरत झूठ बोल रही है, वो किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। और वही दूसरी तरफ हम किलर को देखते हैं। अब वो रोजी के रूम में पहुंच चुका था। वो रोजी की हालत देखकर रोने लगता है क्योंकि रोजी ने ही उस किलर को पाल पोस कर बड़ा किया था। अब रोजी उसको बोलती है कि मुझे आजाद कर दो
तो किलर उसके चेहरे पर तकिया रख देता है और दम घुटने से रोजी की मौत हो जाती है। अब कमिश्नर दोबारा रोजी के रूम में जाता है तो देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि रोजी अब मर चुकी थी। वो तुरंत ही बाहर आता है। वो समझ जाता है कि किलर कहीं अभी आसपास होगा और तभी उसे हुडी पहने वो किलर नजर आता है। वो उसका पीछा करता है। अब किलर अपनी बाइक से भागने लगता है तो कमिश्नर एक टैक्सी वाले को बोलता है उसका पीछा करने के लिए। वो किलर भागता हुआ एक्सपो के पास बनी हुई एक टावर में पहुंच जाता है। वो टावर के ऊपर चढ़ जाता है और कमिश्नर भी उसका पीछा करता हुआ वही टावर के ऊपर पहुंचता है। तो कमिश्नर देखता है कि टावर के ऊपर कई सारे वही क्रोटॉय रखे हुए थे और बड़े बड़े बॉक्सेस। वो किलर उन्हीं में से एक बॉक्स में छिपा होता है। तो किलर कमिश्नर को धक्का देता है और कमिश्नर टावर की हाइट से नीचे गिर जाता है। अब कमिश्नर बुरी तरह जख्मी होता है। वो अपना फोन निकालता है और रिची को कॉल करता है और रिची को बोलता है कि मैंने किलर का पता लगा लिया है। किलर ने रोजी को हॉस्पिटल में मार दिया। मैं उसका पीछा करते हुए 92 एक्सपो वाली जगह पर आया और मैंने देखा यहाँ बहुत सारे क्रो वाले टॉय रखे हुए हैं। तो रिची बोलता है तुम अभी वहाँ से निकलो और टीम को कॉल करो। तब तक वहाँ किलर आ जाता है और कमिश्नर का कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। हम देखते हैं किलर कमिश्नर को घसीटता हुआ उसी कमरे में ले जाता है और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।